हाँ, स्टार्ट करते बेटा। इंपॉर्टेंट पेपर है ये, बोर्ड का ही पेपर है पुराना, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बच्चे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय आणविक ठोस है? तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, और एक ठोस अमोनिया है। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखो, ये रहा, ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड है, SO2 आणविक सॉलिड है ये। और एक अमोनिया भी क्या है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, और इस पर पॉजिटिव। तो बच्चों ये है आपके पोलर सॉलिड है दोनों, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। ये नॉन पोलर है बेटा, ग्रेफाइट नॉन पोलर कोवेलेंट सॉलिड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, हीलियम गैसेस वगैरह नॉन पोलर है। ओके, तो CO2 और ये ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 5 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है ना, 500 ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घुलाएगा तो विलीन की मोलरता क्या होगी? 5 ग्राम NaOH है, मोलरता पूछिए तो कैपिटल M, फॉर्मूला क्या है बेटा? विलय का भार, ठीक है ना, विलय का भार बट्टा विलायक का भार, और मोलरता है, आयतन लेना है, वॉल्यूम लेना है लीटर में, ठीक है बेटा, लीटर में। अब लीटर में दिया हुआ, ml में दिया हुआ, तो यहाँ 1000 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ml हो जाएगा, मिली लीटर हो जाएगा बेटा यहाँ पर। ओके, तो बस कहता है कि 5 ग्राम है, NaOH है, तो मास हो जाएगा आपके 40, 1000, और आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml, 500 ml। ये 2 हो गया बच्चों, ये 8 हो गया, 4, 2/8, 1/4, ये हो गया 0.25 कैपिटल M। पीछे क्या लगने वाला है? कैपिटल M लग जाएगा बेटा। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन सीधा आता है इस पर कि एथिल एसीटेट के जैव विघटन का उदाहरण लेकर पर छद्म कोटि को समझाइए। 100% तैयार रखे छद्म कोटि अभिक्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसमें एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, याद करो, CH3COO C2H5, एस्टर का अम्लीय जैव विघटन, इसका अपन अम्लीय जैव विघटन कराते हैं। अब याद दिलाओ मुझे कि ये होता है एक्सिस में, एक्सिस का मतलब है अधिक मात्रा में, और अधिक मात्रा में होता है जब इस पर डिपेंड रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करती है बेटा। और किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम में, याद रखना। बेसिक मीडियम में तो जो है सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी। क्या बनेगा? ये बनेगा, एक तो एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बन जाएगा। ये है सब एथिल एसीटेट का अम्लीय जैव विघटन, एक छद्म कोटि क्रिया है। कोटि क्या हो गई इसकी? जिसकी कोटि तो 1, और अणुसंख्यता, आणविकता जिसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या होगी? 2। तो ऐसी रिएक्शंस जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती लेकिन ऑर्डर एक ही होती है, इस पर रेट डिपेंड नहीं करती है, ऐसी रिएक्शनों को क्या कहते हैं? सूडो ऑर्डर। सूडो ऑर्डर का एक एग्जांपल और है बेटा, इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन C12H22O11 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, है ना, इन्वर्टेज एंजाइम है, तो क्या देगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, है ना। ये भी आपके एक्सिस में है, ये भी आपकी प्रथम कोटि विक्रिया है, छद्म प्रथम कोटि, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। ये क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है। शून्य कोटि और प्रथम कोटि विक्रियाओं के लिए रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक की इकाइयाँ, शून्य कोटि की पहचान है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये हो गई शून्य कोटि। प्रथम कोटि के K1 इसकी होती है सेकेंड इनवर्स, टाइम इनवर्स दिया होगा, सेकेंड में टाइम इनवर्स आप क्या आ जाएगा बेटा? सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है ये। और ये किसकी है बेटा? ठीक है ना, ये मोल, -1 और लीटर प्लस और सेकेंड इनवर्स, ये आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो किसी की भी ऑर्डर भी की रिएक्शन भी अपन को हो सकता है। कोटि और आणविकता में अंतर भी इस बार कंफर्म आ रहा है अपने एग्जाम में। बॉक्साइट आप जानते हो, बॉक्साइट का फॉर्मूला है, ऑक्साइड ओर है Al2.2H2O। बॉक्साइट कैसा ओर है बेटा? ऑक्साइड ओर है। इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है? तो याद होगी, वो 3 इम्प्योरिटी, फेरिक ऑक्साइड की, या टाइटेनियम ऑक्साइड की, या सिलिकॉन ऑक्साइड, ये इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह निकल के शोधन की
मॉन्ड प्रोसेस निकल के शोधन की मांड विधि को समझाइए। रिएक्शन लिखनी तो निकल के शोधन की मांड विधि में Na+4CO कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करानी है 353 केल्विन 3, ठीक है ना। तो क्या बनता है, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनता है NiCO4, ये टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। फिर वापस इसको गर्म कर दो, NiCO4 को आप गर्म करोगे बेटा तो ये Na दे देगा +4CO दे देगा। तो बच्चों निकल के शोधन के लिए कौन सी विधि काम में लेती है, मॉन्ड प्रोसेस, मांड विधि, ये भी आ सकता है। और मांड विधि की समीकरण लिखनी है तो निकल +4CO कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा देना। इसी तरह से वॉन ऑर्कल विधि आई पिछली साल बोर्ड में आई थी। वॉन ऑर्कल विधि किसके लिए आती है, जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए। कौन सी विधि काम आती है, तो याद रखना है वॉन ऑर्कल विधि। ओके। जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व तो नहीं माना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते। क्यों, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 d10 d ऑर्बिटल पूरा भरा होता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो भी d पूरा भरा होता है, ठीक है ना। इसलिए संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। लेकिन इनको क्यों मानते बेटा, क्यों आगे आऊँ, कॉपर AgAu को संक्रमण तत्व मानते हैं क्योंकि इनकी ऑक्सीजन अवस्था में, इनकी ऑक्सीजन स्टेट में इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है बच्चों, इनका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 होता है ना। इनका कॉन्फ़िगरेशन हो देखो 4s2 है ना, 3d10, 4s1 3d10 में से 2 जाएंगे तो 3d9 हो जाएगा। तो 3d9 होने से वैकेंट हो जाएगा D, इसलिए बेटा इनको संक्रमण तत्व मानते हैं इनको तो, इनको इन तीनों को संक्रमण तत्व नहीं मानते। इसी तरह से क्रोमेट आयन की संरचना कैसी होती है, तो क्रोमेट आयन की संरचना देखना, Cr, ये रहा क्रोमेट आयन की संरचना, CrO4 2- पीले कलर का होता है, येलो कलर का क्रोमेट होता है। स्ट्रक्चर खोल के बनाना है तो ये माइनस 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 माइनस, ये 4 माइनस यहाँ नहीं लगा करके ये 2 लगा दो, या फिर आप यहाँ माइनस लगाओ मत, आप क्या करो बेटा ब्रैकेट के बाहर लगा दो 2-। यह है क्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट पूछे तो Cr2O7 2- को क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के, है ना, हिंदी में कहते हैं नारंगी रंग, ऑरेंज कलर के हैं ये। इसकी भी स्ट्रक्चर पूछे तो कैसे बनाना है, CrOCr, है ना, और 7 1 2 3 4 5 6 और टोटल हो गए बीच वाला 7। और ये एंगल भी आपको याद होगा तो 136 के आसपास का एंगल है, इसको याद कर ले एक बार, डाइक्रोमेट। इसी तरह से दोस्ती कर लें, जो चारों में से कुछ भी आ सकता है, इसको बोलते हैं अपन 2- को मैग्नेट। मैग्नेट आयन की संरचना अपने प्रैक्टिकल में था, ये हरे रंग का मैग्नेट। और पर मैग्नेट जानते हो तो पर मैग्नेट आपके होता है बेटा, पर मैग्नेट आयन है आपके ये MnO4- को अपन कहते हैं पर मैग्नेट आयन। प्रैक्टिकल में होता है ना पोटेशियम पर मैग्नेट MnO4-। इसका स्ट्रक्चर पूछे तो पर मैग्नेट का तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O-। इसमें Mn की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी भी पूछ सकता है इसमें, तो अपन याद हो आगे तो ऐसे निकालता है x + 4 × -2 = -1, x की वैल्यू आ गई 8 - 1 + 7। तो इसमें ऑक्सीजन स्टेट भी पूछे तो आपको इसकी निकाल देनी है +7। तो क्रोमेट कौन सा होता है बेटा, क्रोमेट ये रहा क्रोमेट। तो क्रोमेट आयन का शेप पूछते हैं तो ये हो गया। फिर आता है Ti+4, रंगहीन होता है, कलरलेस। वाई, तो सीधा कहना है Ti+4 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 3d0, देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि Ti3+ में क्या होता है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट आएगा 3-1, इसके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होगा, कलर्ड वाला होगा। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d0 विन्यास है, ठीक है ना। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, इसलिए कलरलेस होगा। अब कलर आता कहाँ से, तो आपको सिखाया था CFT से, आपने पढ़ा था Ti3+ का कलर, है ना, ये आ सकता है। DD ट्रांजिशन याद हो तो DD संक्रमण के कारण
वो है ना डायग्राम, CFT से समझाते हैं कलर। ये 5 डिब्बे हैं, एक तो T2G, नीचे वाले तो अपन कहेंगे वही T2G, ऊपर वाले डब्बों को कहते हैं EG। ये स्प्लिटिंग, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से यहाँ कूद गया और नीचे यहाँ खाली रह गए डब्बे। तो इसको कहाँ से एनर्जी लेता है? विजिबल रीजन, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से दृश्य प्रकाश लेता है, T2G से EG में कूद जाता है। इसको क्या कहते हैं रे बच्चों? DD ट्रांजिशन। कलर क्यों आता है? ड्यू टू DD ट्रांजिशन, याद होगा आपको। ओके। संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय द्रव्यमान की ऑक्सीकरण संख्या और उपसंख्या बताइए। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बेटा? इसके ऊपर चार्ज निकालना। इस Fe का चार्ज निकालते हैं अपन। Fe का चार्ज निकालते हैं तो पहले पोटेशियम का रखना है 3 × 1 है ना, प्लस x, फिर 3 × -2 = 0 हो गया, तो x = 6 - 3 + 3। तो ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या तो हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर तो 3, और कोऑर्डिनेशन नंबर है, बाइडेंटेट है तो 3 × 2 = 6, डबल करना है बेटा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपके 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन तो Fe का क्या है? 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 3। उसी तरह से आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12। एक यौगिक जिसका अणुसूत्र C3H6 है 2,4-DNP के साथ लाल नारंगी रंग से देता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस 2,4-DNP के साथ अपन को वो हाइड्रोजन बनाता है जॉन, बट नॉट गिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, एल्डिहाइड नहीं होगा, वो 100% कीटोन होगा। तो कीटोन अपन खोल के लिख देते हैं। ये रहा वो उत्तर। नाम बताइए इसका, IUPAC नाम पूछा है तो एसीटोन होगा। इसका IUPAC नाम है प्रोपेनॉन। तो एक कार्बन यौगिक C3H6 ये होगा जो 2,4-DNP के साथ लाल नारंगी रंग का अवक्षेप देगा बेटा। उसके बाद आ जाओ बच्चों, 100% आ रहा है क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर SO2 और Cl, इसी को कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। रासायनिक नाम है इसका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है बेटा? सूत्र ही क्या काम आता है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस में अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी एमाइन याद हो तो प्राइमरी एमाइन ले लीजिए आप, ऐसे ऐसे H खोल दो, हिंसबर्ग रिएजेंट को सुला दो यहाँ पे, S डबल बॉन्ड O। ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, याद है ना। HCl बाहर चला जाएगा, ये बेस में डिसॉल्व हो जाएगा और NH हो गया S डबल बॉन्ड O। ये बेस में डिसॉल्व हो जाएगा। 2 डिग्री वाला बेस में डिसॉल्व नहीं होगा और 3 डिग्री तो कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ये 100% एमाइंस वाले चैप्टर से जरूर करना है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये रहा हिंसबर्ग रिएजेंट, इंपॉर्टेंट। विद्युत चालन के आधार पर चालक और चालक को समझिए। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो ये करना बेटा, ये बैंड बनाना है। ये आपके पूरा भरा हुआ बैंड है, ये नॉन कंडक्शन बैंड है, खाली कंडक्शन है। इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है तो अपन कहेंगे एनर्जी गैप ज़्यादा होने से, ये तो है आपके कौन सा बैंड भरा हुआ है तो क्या नाम हो गया? नॉन कंडक्शन, ठीक है ना। और जो खाली होता है उसमें चल सकते हो तो उसका नाम है कंडक्शन बैंड। हिंदी में कहते हैं इसको चालन बैंड। और ये कौन सा बैंड है? अचालन बैंड। इसमें एनर्जी गैप, वर्जित क्षेत्र अंतराल ज़्यादा होता है, फॉरबिडन जोन ज़्यादा होता है। जबकि सेमीकंडक्टर में डायग्राम क्या बना के आओगे? सेमीकंडक्टर में डायग्राम बनाओगे पास में, ये गैप, एनर्जी गैप कम होता है। तो अपन कहेंगे ऐसे सब्सटेंस जो कम टेम्परेचर पर तो कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, एनर्जी गैप कम होता है, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। और प्योर सेमीकंडक्टर आपको याद होगा, प्योर सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं?
सिलिकॉन जर्मेनियम, राइट है। अब इन सिलिकॉन जर्मेनियम में यदि आपको याद भी होगा कि अपन इनमें यदि सिलिकॉन जर्मेनियम में यदि अपन क्या करें बेटा, इम्प्योरिटी एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाना भी सिखा दूँ आपको। एन टाइप का कब बनेगा? प्योर सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप के हैं? देखो, काशी गए संत प्रभु, है ना, ये प्योर है। प्योर में यदि ये 14 ग्रुप में अगले ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मिलाते हो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, इसकी इम्प्योरिटी मिलाते हो तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप का। कब? जब 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाओगे एन टाइप का, और 13 ग्रुप बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, एल्यूम, ठीक है ना, 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाओगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। और याद दिला दूँ, एन और पी टाइप को जोड़ते हैं तो एनपी जंक्शन बनते हैं, जो डायोड है, ठीक है ना, एसी को डीसी में बदलने में काम आता है एनपी जंक्शंस, एनपी डायोड। ये न्यूमेरिकल, प्योर न्यूमेरिकल अच्छा सा, इसमें वही अपने मोलर मास निकालना है, तो दिया हुआ क्या आएगा? W2 अपॉन M2 तो ऊपर ले लिया अपन ने, तो यहाँ आपके ऑस्मोटिक प्रेशर ले लो बेटा, यहाँ क्या ले लो? ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पाई हो जाएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा RT अपॉन V, सीधा सीधा फार्मूला है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ये फार्मूला लगेगा रे बच्चों। मोलर मास निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ आ जाएगा W2, मास ऑफ सोल्यूट, प्रोटीन का मास दे दिया अपने 1.26, है ना, ये देखो प्रोटीन का मास दिया हुआ या तैयार पड़ा है। उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा, और 2.57 इंटू 10⁻³ और उसके बाद में बेटा R 0.0831 हो जाएगा, T 300 केल्विन है, और वॉल्यूम आपके दिया हुआ ये है 0.2 लीटर। ओके, इसी तरह से अपन चलते हैं। सामने उस पर डैनियल सेल के लिए नस्ट समीकरण लिखिए 100%। डैनियल सेल के लिए आपको नस्ट इक्वेशन 100% इस बार पक्का है क्वेश्चन बेटा। नस्ट इक्वेशन तो ये हो गया, E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, नस्ट इक्वेशन है उसकी डैनियल सेल के लिए, तो Zn+2 और Cu2+ कॉपर, ये है बेटा डैनियल सेल के लिए आपको लिखनी है नष्ट समीकरण। तो ये हो गई। उसके बाद में अपन से संबंध पूछ सकता है इक्विलिब्रियम, तो फिर कह रहा है E0 तथा सम स्थिरांक Kc में संबंध स्थापित करना है, अभी कर देते हैं, लीजिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591, तो आप जानते हो बेटा n लॉग Kc जानते हो अच्छी तरह से। अब इक्विलिब्रियम पे ये 0 हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर आपके क्या हो जाता है? E0 इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Kc। तो आप कुछ नहीं करो, ये फाइनल समझ आ जाएगा, E0 इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा 0.0591 अपॉन n लॉग Kc। ये रिलेशन लिख कर आना है बेटा। ये तो नस्ट इक्वेशन हो गई, नस्ट समीकरण पूछे। डैनियल सेल की पर्टिकुलर नस्ट इक्वेशन है ये, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेज है। इसी तरह से सिस और ट्रांस के अपने को स्ट्रक्चर बनाने हैं तो बना देते हैं। सिस का मतलब ये देखो, इसका आपकी वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? देखो बाइडेंटिटी का डबल हो गया, और दो दूनी 4 और 2 6 हो गया। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल डायग्राम बनाना है, ये बनाया ऑक्टाहेड्रल, बढ़िया। उसके बाद में EN, ये देखो अपन को पूछ रहा है सिस, तो सिस में क्या है बेटा? सिस में यूँ है कि आपको क्या करना है कि प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। यहाँ अपन ले लेते हैं EN एक, है ना, यहाँ ले लेता हूँ मैं Cl, ये यहाँ ले लेता हूँ वापस EN, और ये Cl, इसका मिरर इमेज अलग बनेगा। और ये आपको याद हो तो सिस और ट्रांस के अलावा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा सिस वाला, है ना। और इसमें फेशियल, वो फेशियल वाला मुंह देखते हैं ना, एकदम फेशियल वाले याद हो तो ये वाला, ये ऑक्टल हो गया। उसके बाद में अपन को एक जगह रखना है, जैसे NH3 ले लिए, यहाँ पर NH3 कॉर्नर से स्टार्ट कर दो, NH3 और NH3, और यहाँ बेटा क्या करना, NO2 3, तो यहाँ भी NO2 ले लो, एक यहाँ भी NO2 ले लो, एक यहाँ भी NO2 ले लो। ओके, NO2 ले करके यहाँ बीच में सेंट्रल एटम को बिठा दो,
अब इसको यहाँ से छायांकित कर दो, यहाँ से डार्क शेडेड कर दो और यहाँ से डार्क शेडेड कर दो, तो एक दूसरे के फेस देख रहे हैं। ये होता है फलक समावयी। क्या होते हैं? इंग्लिश में कहा था ना वो फेस आइसोमर, फेस आइसोमर, ये था बेटा फेस आइसोमर। संरचना बनानी है थी तो ये संरचना बनाई, ये फेस वाला हो गया और ये समपक्ष हो गया सिस वाला, ठीक है ना। विपक्ष बनाना हो, ये तो समपक्ष का है, विपक्ष बनाना हो तो विपक्ष बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर भी EN, ये यहाँ पर भी EN, ये Cl Cl, ये CO, ये हो गया विपक्ष। फिर आते हैं अभिक्रिया अर्धायु किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की वेग अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न करना है, बिल्कुल कर देते हैं। अर्धायु, अर्धायु क्या होता है? वह समय, टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम हाफ, वह समय जब किसकी प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। प्रथम कोटि की अर्धायु का सूत्र आपको पता है, ये रहा, ये इसको डेरिवेशन करना है तो 0.693 अपॉन K1, इसको अपन को डेरिवेशन करना है तो कर देंगे। मेन फार्मूला हो गया K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग A बटा A माइनस एक्स। एक्स क्या हो जाएगा बेटा? प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है, ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये आधी हो गई, और T की जगह अपन क्या रख देंगे? T हाफ। तो इसमें 1 पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, K1 इक्वल्स टू 2.303, ये T हाफ हो गया लॉग A माइनस एक्स की वैल्यू क्या रख दो? A/2, इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 2A माइनस A, तो ये हो गया बच्चे आपके A/2। T हाफ को ऊपर ले जाएंगे तो ये अपन कर लेते हैं T हाफ, तो ऊपर ले गए और नीचे ले जाएंगे K1 2.303, ठीक है ना, और अपॉन में हो गया K1 लॉग, अब ये लॉग क्या हो गया? A/2, लॉग A से लॉग A गया बेटा, लॉग 2 आ जाएगा, तो ये हो गया T हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में K1 तो है ये और लॉग 2 की वैल्यू 30/10, 2.303 अपॉन K1.3010, इसको मल्टीप्लाई करते ही फाइनल फार्मूला आ जाएगा T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K1, ये हाफ लाइफ का फार्मूला, ये डेरिवेशन करना बेटा, ये फार्मूला निकल जाएगा आपके। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ बेटा, आप भी साथ साथ में देख लेंगे। इसको यहाँ से मिटा देते हैं और आगे चलते हैं अपना 19 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है बच्चों, इंटरेस्टिंग भी है और आने लायक चीज़ है। बेंजिलिक और विनाइलिक, बेंजिल, बेंजल, बेंजो, बेंजिल जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं और उससे जुड़ा हुआ CH2, ये है बेंजिलिक। ये कौन सा है बेटा? बेंजिलिक क्लोराइड, ये है ठीक है ना, जिसको अपन देखो ये रहा आपके इंग्लिश में बेंजाइलिक है ना, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये बेंजाइल है। इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? कार्बन का sp3। और विनाइलिक का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइलिक, और क्लोराइड कह रहा है तो Cl लगा दो। इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया बेटा? sp2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है और स्ट्रक्चर भी बन गए दोनों के, बेंजिलिक कोई बेंजाइलिक, यही है बेटा CH2। और ये क्या है? जब डायरेक्ट जुड़ा हो तो ये एरिल है, इसमें आपके sp2 हाइब्रिडेशन आएगा। और एक होता है एलिल होता है आपके ग्रुप एलाइलिक, जिसको इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं, हिंदी में एलिल बोलते हैं, ये वाला ग्रुप, ये एलाइल क्लोराइड पूछे तो यहाँ Cl लगा दो, है ना यहाँ, और इसका हाइब्रिडेशन पूछे तो sp3, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं बेटा, शानदार इजी क्रियाएं, सब क्रियाएं इजी है। वुड्स रिएक्शन याद है आपको? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से, यहाँ RX लगाना, यहाँ क्या लिखना है? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर,
ड्राई ईथर जिसको शुष्क ईथर कहते हैं, क्या बाहर जाएगा, ये क्या बनेगी, आर आर। ये तो थी वुड्स। वुड्स फिटिक में क्या करना, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से, यहाँ बेंजीन रिंग ले लेनी, एरोमेटिक रिंग ले लो आप, एक्स ले लो, भले सी एल ले लो, ये बाहर गया, ये हो गई आपकी वुड्स फिटिक। ये आर वाली, आर की जगह क्या ले लेंगे, CH3 ले लेना, ये वुड्स फिटिक। और फिटिक आ जावे तो फिटिक भी आपको याद करावी, तीनों फिटिक में क्लोरोबेंजीन दोनों एरोमेटिक लेना, सोडियम 2, ये वापस एरोमेटिक रिंग ले लेना। और बाहर क्या जाएगा, ये रहा किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर, वुड्स फिटिक। तो आंसर क्या आएगा, बाईफिनाइल आंसर आया बेटा। क्या आया, बाईफिनाइल आंसर आया। कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इतना इजी क्वेश्चन क्या, इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम, यानी इसका IUPAC नेम फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसका 40% आपको याद होगा, इसका 40% सॉल्यूशन तो फॉर्मेलिन है ही है। जो बायोलॉजी लैब में इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है बायोलॉजी लैब में काम आता है। इसका IUPAC नेम बताओ साहब, इसका IUPAC नेम हो गया मेथेनल, मिथेनल। इंग्लिश वाले क्या होते हैं, अल लगता है पीछे, मिथेनल। एसीटोन का IUPAC नेम CH3CO, CH3, इसको IUPAC में कहते हैं प्रोपेनॉन। 2 प्रोपेनॉन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोपेनॉन कीटोन है, छोटा सा, सबसे छोटा कीटोन यही तो होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्या, इसकी इनकी संरचनाएं बनाते हैं। मेलोनिक अम्ल तो आपको सिखाया हुआ है मेरे क्रम से, यदि आपके ये होता है तो इसको कहते हैं ऑक्जेलिक। और बीच में यदि आप यहाँ CH2 डाल देते हैं, यहाँ CH2, ये है मेलोनिक, मेलोनिक एसिड, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, सक्सेनिक। एक और CH2 बढ़ा दो, ये CH2, ये CH2, COOH, COS, तो ये हो गया मेलोनिक, ये हो गया आपके सक्सेनिक। ग्लूटेरिक होगा, और एक होता है एडिपिक जो नाइलॉन 6 में यूज होता है। तो IUPAC बताना तो मेलोनिक का 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड, डाई ओइक अम्ल, इसका 1 2 3 4 ब्यूट 1 4 डाई ओइक अम्ल, ओइक एसिड। इंग्लिश मीडियम वाले तो जानते हैं, ओइक अम्ल, ओइक लगेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम आपने देख लिया, मिथेनल है ना। एसीटोन आपने देख लिया, प्रोपेनॉन। मेलोनिक एसिड आपने देख लिया है, ये रहा मेलोनिक एसिड, ये रहा मेलोनिक में प्रोपेन 1 3। अब आता है कार्बोक्सिलेट आइन। कार्बोक्सिलेट आइन स्टेबलाइज, ठीक है ना, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, संरचना स्पष्ट करें। तो ये है कार्बोक्सिलेट आइन COOH। जब एक H+ लूज करता है तो कौन सा आइन बनाता है, कार्बोक्सिलेट आइन बना लेता है। ये चमक रहा माइनस, और इसमें रेजोनेंस होती है, कहाँ है चेक कर लीजिए, C+O पर माइनस, ये C+O पर माइनस बेटा, ये यहाँ देगा, ये रेजोनेंस यहाँ, तो ये यहाँ से हटाओ, यहाँ से आ जाएगा आपके डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा आपके माइनस, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच बढ़ जाता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बना कि कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड, कभी माइनस यहाँ, कभी ये है रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बोक्सिलेट आइन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब एक H+ चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आइन बोलते हैं। अब इसमें रेजोनेंस पावरफुल है तो क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। मोर एसिडिक देन द फिनॉल, फिनॉल में क्या बनता है बेटा, वो फिनॉक्साइड बनता है। लेकिन फिनॉक्साइड में आपको याद हो तो ऊपर माइनस चार्ज है, इसमें भी रेजोनेंस होती है फिनॉक्साइड, लेकिन इसमें 5 बनती, लेकिन काम की नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं करती, जबकि इसमें 2 ही बनती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। देखो
इनके रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको पूरे। इसकी 5 बनती फिर भी एसिडिक नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है कम विद्युत ऋणी पर माइनस आ रहा है, ये होना नहीं चाहिए। इसमें 2 ही संरचनाएं बनेगी, लेकिन शानदार स्थायी संरचनाएं बनेगी। उसके बाद सुक्रोज का सूत्र बनाना, हार्वर्ड सूत्र। तो सुक्रोज के फॉर्मूले में याद होगा तो आपको, ये देखो, ये तो 6 मेंबर्ड अल्फा डी ग्लूकोज, कौन सा है ये? वही HOH, लेकिन ये फ्रक्टोज है बीटा डी वाला बेटा। तो यहाँ से भी OH और यहाँ का भी OH दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बना लेंगे, यहाँ से कनेक्शन कैसा हो जाएगा, O से, यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा इनका O से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ आप लगा दो कि वही H तो OH तो हो गया, फिर OH H H OH और CH2OH और H, ये फ्रक्टोज और ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये HOH OH H H OH और CH2OH और H, ये हो गया आपके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1-1। और 1-1 है तो फ्री OH नहीं है, और जब फ्री OH नहीं है तो ये कैसा हो गया? अरे बेटा, जब दोनों फ्री OH नहीं है तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनअपचाई शर्करा, ये अपचय नहीं करती। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोसिडिक में पार्टिसिपेट कर लेता है, इसलिए जो है ये पार्टिसिपेट होता है। ठीक बेटा। उसके बाद जो है अपन पढ़ते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल का जो है नामांकित चित्र बनाना है। तो डैनियल सेल का चित्र बनाना, तो ये देखो बच्चे, डैनियल सेल का चित्र बनाएं अपन। तो डैनियल सेल का चित्र बना लेते हैं। डैनियल सेल के लिए क्या करें, देखो ये आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन। डैनियल सेल के लिए वही जिंक की छड़ लेनी, ये कॉपर की छड़ लेनी, दोनों को लवण सेतु से जोड़ देना, ये आपके वोल्ट मीटर से जोड़ देना। तो डैनियल सेल का नामांकित चित्र पुराना आया हुआ बेटा बोर्ड में। फिर इसकी रिएक्शन बतानी है, कैथोड एनोड पर ऑक्सीकरण अपचयन। तो याद करो, ये तो जिंक है और ये कॉपर है बेटा, या जिंक सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है। तो याद दिलाऊं रिएक्शन है, ये Zn क्या बनाएगा, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का क्या होगा रे कि सर कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, ये जुड़ेगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो डैनियल सेल की इक्वेशन आ जाएगी फाइनल। ठीक है बेटा। क्या इक्वेशन आएगी, देखो लिख देता हूँ, Zn+Cu2+ गिव्स Zn2+Cu। ये बोर्ड के पेपर ही चल रहा है बेटा, बोर्ड का पेपर जो है अपन सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट। इसके बाद में आगे 25वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई को देखो, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, एमाइड है, ब्रोमीन और NaOH से क्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड क्रिया है। तो मैंने आपको एक स्टाइल सिखाई थी इसमें, मैंने कहा एक पास वाला कम हो जाता, निम्नीकरण क्रिया है। तो मछली जैसी गंध वाला पदार्थ पहले तो प्राथमिक अमीन बनेगा, ये तो हॉफमैन रिएक्शन हो गई, ओके। और ये प्राइमरी अमीन बनेगी, प्राथमिक अमीन बनेगी। उसके बाद में क्या करना बेटा, देखो प्राथमिक अमीन क्लोरोफॉर्म और सार इनकी क्रिया करता है। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कौन सी? कार्बिल अमीन अभिक्रिया, क्या बनेगा, RNC। याद करो, अति दुर्गंध वाला पदार्थ। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा ही कहता रहता हूँ, आता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, एल्केन अमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक है, क्यों? एल्केन अमीन का सूत्र बोलो, RNH2। अमोनिया का सूत्र बोलो बच्चे, NH2। देखो इसमें कौन सा इफेक्ट आ गया, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, लॉन पेयर ज़्यादा बढ़ गया, तो ये प्रबल क्षार हो गया। तो उत्तर सिर्फ छोटा सा है, प्लस आई प्रभाव के कारण एल्केन अमीन है। इंग्लिश पीडी वाले ध्यान देना बेटा, एल्केन अमीन जो होती है, क्यों? क्योंकि यही आंसर है आपके, सिंपल सा प्लस आई प्रभाव। आपसे पूछेंगे, एक सवाल पूछते हैं यहाँ कि एरोमेटिक एमीन है, एनिलीन एक दुर्बल क्षार है, क्यों? तो अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम। ये एरोमेटिक वाली पीछे होती है, ध्यान रखना। तो और आपको एमिनो की क्षारीयता बढ़ाई हुई है, 100% अपने बोर्ड में सवाल आ रहा है। सबसे ज़्यादा क्षारीय होती है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और ये फिर 3 डिग्री। ये कब ध्यान रखना है, 213 का फॉर्मूला, जब R क्या हो, मैथिल हो, और जब R इथाइल ग्रुप हो। तो मेरे फॉर्मूला बताए 2 डिग्री, 3 डिग्री और 231 का फॉर्मूला बताया था। क्षारीय प्रकृति 100% परीक्षा में आ रही है। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों को कृत्रिम मधुरण कर्मों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शुगर फ्री शुगर, याद करो, देखो ये रही आर्टिफिशियल स्वीटनर, शुगर फ्री शुगर। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देना, क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि उसमें
शुगर फ्री है वो, उसमें सुक्रोज जीरो होता है और डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ती नहीं है। सुक्रोज क्या होता है? जीरो, शुगर नहीं होनी चाहिए। जिस जिस बीमारी होती है वो सुक्रोज के कारण होती है, तो वो सुक्रोज उसमें नहीं है, इसलिए वो मीठा भी लग जाएगा उनको और बीमारी भी नहीं होगी। डायबिटीज़ की बीमारी रोकने के लिए सुक्रोज क्या होनी चाहिए? सुक्रोज जीरो। खाते हैं वो शक्कर कौन सी? सुक्रोज। ठीक है, आगे चलते हैं। खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए, ठीक है ना। खाद्य परिरक्षक फेमस आपको भाई सोडियम बेंजोएट, COONA। सोडियम बेंजोएट एक शानदार खाद्य परिरक्षक है। इसके अलावा घरेलू तो है ही है, आपके नमक है, UV रेज है ना। ऋणायनिक अपमार्जक 100% धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन के एग्जाम्पल जरूर करें। ऋणायनिक अपमार्जक नेगेटिव डिटर्जेंट है। नेगेटिव डिटर्जेंट का फॉर्मूला सोडियम लॉरिल से एग्जाम्पल ले लेना। सोडियम लॉरिल सल्फेट अपन ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये टूथपेस्ट में काम आता है। सोडियम लॉरिल सल्फेट फॉर्मूला आपको नोट करवा देता हूँ। ये रहा फॉर्मूला इसका, CH3CH2 कितने आएंगे बेटा? 12। ये हो गया कुल, ठीक है ना। ये तो 10 यहाँ, ये 11 और ये 12, एक कार्बन यहाँ और आएगा। सल्फेट SO3 और यहाँ एक ऑक्सीजन और है माइनस और Na+। ये है सोडियम लॉरिल सल्फेट। कहाँ काम आता है? टूथपेस्ट। नेगेटिव डिटर्जेंट कहाँ काम आता है? टूथपेस्ट में। फिर है योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक बेटा योग से बनता है। पॉलीथीन, इथीन है जिसमें बाहर कुछ नहीं जाएगा, PVC है, ये सब योगात्मक बहुलक उदाहरण है। संश्लेषित रबड़ के विरचन की समीकरण लिख लीजिए। ये देखो संश्लेषित रबड़ है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये Cl, ये आपके क्लोरोप्रीन, इससे बनेगा वो नियोप्रीन रबड़ बन जाएगा, वो संश्लेषित रबड़ है। इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपके CH2C Cl डबल बॉन्ड CH2Cl। ओके, उसमें बुना S भी दे सकते हो बेटा आप, बुना S भी संश्लेषित है, बुना N भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। डेक्रोन प्राप्त करने की समीकरण लिखिए। डेक्रोन प्राप्त कर लेते हैं। डेक्रोन प्राप्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, साथ में क्या मिलाना है? टरथैलिक अम्ल, इम्पॉर्टेंट है। और टरथैलिक की जगह थैलिक मिला तो वो ग्लिप्टल बन जाता है। ग्लाइकॉल, ये रहा ग्लाइकॉल का फॉर्मूला, 1,2-डाइऑल है ग्लाइकॉल। और इसकी रिएक्शन टरथैलिक एसिड से करानी है। टरथैलिक अम्ल बेंजीन रिंग पर, ये बस यहाँ से एस्ट्रीकरण हो जाएगा, यहाँ से वाटर गया बाहर, यहाँ से H और यहाँ से OH उड़ा दो, NH2 बाहर जाएगा, तो बेटा क्या बन गया? आ गया पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कहो चाहे डेक्रोन कहो, एक ही बात है। यहाँ से आपको लिखना है CH2 फिर OCO। कोई दिक्कत है क्या तो बोलो। फास्ट रिवीजन हो जाएगा आधे पौन घंटे में। ये वीडियो पूरा आपको देखना ही देखना है आज। उसके बाद में ताप सुगट्टी और ताप दर्द बहुलकों के उदाहरण दीजिए बेटा। पहले तो संघनन कंडेंसेशन, जिसमें वो बाहर निकलता है, ये ऊपर कंडेंसेशन, वो संघनन बहुलक को कहते हैं। कंडेन, ये इसका ही उदाहरण है बेटा। ताप सुगट्टी, इसमें पॉलीथीन आ जाएगी, ताप देने पर पिघलने वाले। ताप दर्द में बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये रहा बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आ जाएगा बेकेलाइट, इसका एग्जाम्पल है। बेकेलाइट किस में आएगा? इसमें याद करो न बेटा, ताप दर्द में थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट आ जाएगा। इसी तरह से ब्यूना एन प्राप्त करने के लिए एक नाम ब्यूना एन है, तो ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन हो गई। ब्यूटाडाइन में साथ में क्या मिलाना है? एक्राइलोनाइट्राइल मिलाना है, CN मिलाना है, नाइट्राइल। ये है बुना एन। इसको इधर, ये इसका इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये हो गया आपके CH2CH डबल बॉन्ड CH और CN, ये नाइट्राइल। बिना ऐसे तो स्टाइरिन मिला तो यहाँ बेंजीन आ जाएगी। ओके, तो एडिशन पॉलीमर क्या होता है? जो एडिशन से बनता है, डबल बॉन्ड वाले सारे। इक्वेशन सिंथेटिक रबड़ की हो गई। क्लोरोप्रीन मोनोमर्स ऑफ द यूजिंग डेक्रोन प्राप्त कर लिया, ये है डेक्रोन बेटा। ओके, हाँ। उसके बाद में भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में दो अंतर। भौतिक अधिशोषण में, अधिशोषक और अधिशोषक में कौन से बल होते हैं?
वान डर वाल बल होते हैं। इसमें कौन से होते हैं कि रासायनिक बंध में होता है। ये भौतिक अधिशोषण फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय। ये क्या होता है रासायनिक अधिशोषण, अनुत्क्रमणीय। ये बहुपरतीय होता है ना, ये एक परतीय होता है। किताब में बिल्कुल क्लियर है। समांगी विषमांगी में एक जैसा हो, जो सब एक अवस्था हो, गैस O2 भी गैस, यहाँ पर भी गैस, SO3 भी गैस। जब सब जगह फिजिकल स्टेट एक हो तो उसको होमोजीनियस, नहीं तो हेट्रोजीनियस। विद्युत अपोहन का चित्र, विद्युत अपोहन, अपोहन है तो बेटा वो प्योर करना, वो SPM एक कार्बोक्स लिखा थैला लेकर के इसमें वो कैथोड एनोड लगा देते हैं। ये तो कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये थैला लगा दिए, ये SPM इससे बाहर निकल जाता है आपके वो सारे। तो विद्युत अपोहन में ये है आपके अपने आप जो है थोड़ा फास्ट हो जाता है कैथोड एनोड विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो है प्योरिफिकेशन करते हैं। कोलाइड वाले चैप्टर में डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। उसके बाद में लायोफिलिक और लायोफोबिक, द्रव रागी और द्रव विरागी। कोलाइड में दो अंतर, द्रव रागी ये आसानी से जो है बन जाता है। इसमें द्रव परीक्षेपण प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम में दोस्ती होती है। इसमें परीक्षेपण प्रावस्था और परीक्षण माध्यम में तो ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है ना बेटा। और ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये करते हैं। तो दो अंतर अपन को इसमें से लिख देने। ईस्ट में उपस्थित दो एंजाइम के नाम, जाइमेज दे दो, जाइमेज दे दो, इन्वर्टेज दे दो, जाइमेज इन्वर्टेज, और बना के दिखा दो। रिएक्शन ले लेते हैं वो इन्वर्टेज ईस्ट वाली, तो याद हो तो C12, C12, H22O11, इसकी जरिया इन्वर्टेज आ जाएगा बेटा। इन्वर्टेज एंजाइम आएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएंगे, है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ बन जाएंगे। और एक वो अल्कोहल बनाना हो तो ही लेना, C6H12O6 ग्लूकोज, और जाइमेज से बनता है अल्कोहल, जाइमेज लेकर के C2H5OH बन जाएगा और CO2 बन जाएगी साथ में। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस। वर्ग 15 के ऊपर के तीसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास। वर्ग 15 कौन सा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। इसका हो जाएगा आपके, इसका तो 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक। अमोनिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया। अमोनिया की संरचना में ये देखो, अमोनिया में एक तो लॉन पेयर ये, और अमोनिया लुईस सार है क्योंकि लॉन पेयर है इसके। ये अमोनिया के स्ट्रक्चर पिरामिडी संरचना, कैसी, पिरामिडी। इसी तरह से जिंक यदि आपकी रिएक्शन करेगा, अमोनिया की संरचना हो गई लुईस एसिड की तरह, क्योंकि लॉन पेयर डोनेट करता है। लॉन पेयर डोनेट करने वाला क्या होता है, लुईस एसिड। नाइट्रोजन पर लॉन पेयर होने के कारण ये रहा साहब लुईस बेस। और ये एसिड कौन सा होता है, वो BF3 याद हो तो। क्या होता है तनु HNO3 से, तो Zn+10HNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट बना लेगा बेटा ये। साथ में N2O गैस बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको बैलेंस करनी है। फिर उसके बाद ब्राउन रिंग, क्लोरीन की विरंजन क्रिया में क्या है, ब्लीचिंग एक्शन में ClO। पहले तो अपन को 15 ग्रुप का धातु बताना है। 15 ग्रुप में तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये लो साहब, सब बीके। ये है साहब धातु, लास्ट वाला बिस्मिथ। इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, ठीक है ना, 2 3 4 5 6 6s2 6p3 बिस्मिथ। इसका उत्तर आएगा आपके बिस्मिथ। विरंजन क्रिया समझानी है इसकी, तो विरंजन क्रिया में समझा देता हूँ आपको। विरंजन क्रिया में क्या होता है, ये क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है HClO, ठीक बेटा, ये क्लोरीन गैस HCl से क्लोरीन गैस की रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा हाइपोक्लोरस एसिड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी। नेसेंट ऑक्सीजन से आपको बताइए क्या होता है, इसको हटा दो। नवजात ऑक्सीजन, ये
नेसेंट ऑक्सीजन में ये ऐसे डब्बे वाली, ये जो कोई भी रंगीन सब्सटेंस होता है उसको क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है, कलर उड़ा देती है, इसलिए उसको विरंजन क्रिया कहते हैं। भूरी वलय परीक्षण 100% आना है। भूरी वलय परीक्षण ये है ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट परखने लिख सारे, इसमें अपन वो फेरस डालते हैं ना, एनो गैस बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इन एनो गैसेस भूरी वलय का सूत्र ये आएगा आपके H2O5 और NO, इस पर तो क्या लिखा है आएगा बेटा प्लस। ये है ब्राउन रिंग का फॉर्मूला, पेंटा एक्वा नाइट्रोसो फेरस सेकेंड, ये 2+ यहाँ 2+ लगाना हो भाई, ध्यान रखना रे भैया। यहाँ ये है ब्राउन रिंग का फॉर्मूला, ये है ब्राउन रिंग भूरी वलय परीक्षण। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। द्वितीयक ब्यूटिल कह रहा है तो ये देखिए, द्वितीयक और सेकेंडरी पे OH लगा, तो ये है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मूला। उसका यूपीएससी पूछ रहा है तो 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन टू ऑल। फिनॉल, निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल के विरचन की समीकरण लिखिए। ब्यूटेन टू ऑल हो गया। फिनॉल बनानी बेंजीन से, तो बेंजीन का आप तो पहले सल्फोनेशन करवा दो H2SO4 से, सल्फोनेशन तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। और इसकी 2 बार NaOH से रिएक्शन करवा दो, 2 बार NaOH से, तो फाइनल आ जाएगा आपके फिनॉल आ जाएगा बेटा। उसके बाद एनिलीन, एनिलीन से अपन को क्या बनानी है, यस, तो एनिलीन से बनाना भी आसान। पहले तो एनिलीन लीजिए, एनिलीन का डाईएजुटीकरण करवा दो। डाईएजुटीकरण किससे होता है, NaNO2 HCl से 273 केल्विन पे, तो ये डाईएजोनियम लवण बन जाएगा। डाईएजोनियम लवण जानते हो ना आप लोग, डाईएजोनियम लवण कौन सा है, ये N2+ वाला Cl-, इसकी रिएक्शन जल्द से करा दो तो आपके आ जाएगा फिनॉल। तो फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन आने चाहिए। मैथिल एन प्रोपिल ईथर, मैथिल एन प्रोपिल, लॉसा प्रोपिल, ये नॉर्मल प्रोपिल ईथर। आईयूपीएसी नेम तो स्ट्रक्चर बना दे। आईयूपीएसी नाम हो गया आपके मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या हो गया नाम, मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अल्कोहलों की निर्जलीकरण से देनी है समीकरण, यस, डाई अल्कोहल इथेनॉल के 2 मोल लेने हैं, एक्सिस में लेना है, याद होगा। वाटर निकाल दीजिए 413 केल्विन पर, 413 केल्विन पर वाटर निकल। कंसनट्रेट H2SO4 तो लेना ही है भाई, तो यह बन गया डाई इथाइल ईथर, क्या बनेगा CH3 CH2O CH2C, 443 पे लगे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, विलियमसन वाली याद करो बेटा। विलियमसन कहता है कि सॉल्ट, किसी सोडियम सॉल्ट जो ब्रांच है उसकी रिएक्शन आपको 1 डिग्री हैलाइड से करानी है, तो 100% ईथर बनेगा। यहाँ से बाहर जाएगा Na और ये Cl, ये 1 डिग्री होना चाहिए, तो आंसर आ गया CH3C CH3, टर्सी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बन गया। ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, सीधा सवाल है, ये रही फिनॉल, और इसका रेजोनेंस सभी टाबरिए बना सकते हैं। ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर, रेजोनेंस फिनॉल की पूछते हैं। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर पूरा होता है बच्चों।